अब जैसे ही एक्स की स्की के साथ बीफ खत्म हुई तो उसकी एक नई बीफ शुरू हो गई, वो भी तब जब ड्रेक ने अपने सॉन्ग गॉड्स प्लान का स्निपेट शेयर किया जिसमें हुक और वर्स दोनों ट्रिपी रेड के साथ होने वाले थे। अब एक्स और ट्रिपी रेड तो पहले से ही फ्रेंड थे और ये देख के एक्स काफी नाराज हो गया कि ट्रिपी रेड जो कि उसका फ्रेंड है वो ड्रेक के साथ कोलैब कर रहा है, ये जानने के बाद भी कि एक्स की ड्रेक के साथ बीफ चल रही है, जिसकी वजह से ट्रिपी रेड से रिवेंज लेने के लिए एक्स ने 6ix9ine से फ्रेंडशिप कर ली थी क्योंकि उसकी बीफ चल रही थी ट्रिपी रेड के साथ। और इस वक्त तक एक्स का ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि ट्रायल की डेट थी 5 अक्टूबर, लेकिन वो 2 बार डिले हो गया था क्योंकि एक बार तो जिनीवा की टेस्टिमोनी लीक हो गई थी और दूसरी बार उसने खुद जाके कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया था। लेकिन इस कोर्ट रूम ड्रामा के चलते चलते भी एक्स ने म्यूजिक बनाना बंद नहीं करा और उसकी प्रोडक्टिविटी पीक पे थी और उसने 11 दिसंबर को 5 गानों के साथ गेटो क्रिसमस कैरोल रिलीज कर दी और पहले की ही तरह उसने 5 गाने अलग अलग जॉनराज में बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम उसकी सिंगिंग के फैन हो तो तुम टाइटल ट्रैक का गेटो क्रिसमस कैरोल सुन सकते हो, और अगर तुम उसकी रैपिंग के फैन हो तो अप लाइक एन इनसोम्नियक और हेट विल नेवर विन जैसे गाने सुन सकते हो, और अगर तुम्हें उसके स्क्रीम और रैप पसंद है तो तुम इंडिसीजन की तरफ जा सकते हो, मतलब वर्सेटैलिटी ऑन टॉप। और इसके बाद फाइनली 15 दिसंबर को एक्स का ट्रायल शुरू हुआ और अभी तुम ये जो क्लिप देख रहे हो ये उसी वक्त की है जहाँ पे जिनीवा ने बैटरी वाले चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे और गिल्टी प्रूव ना होने की वजह से 20 दिसंबर को कोर्ट ने एक्स को हाउस अरेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक्स ने घर में ही स्टूडियो बना लिया था और अब वो गाने घर से ही बना रहा था। और दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी से एक्स ने जेनेसिस को डेट करना शुरू कर दिया था, पर कुछ लोग इंटरनेट पे ये भी कहते हैं कि वो जेनेसिस से प्यार नहीं करता था, बस उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में था, और वहीं कुछ लोगों को लगता है कि वो रियल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। पर इसी के साथ साथ उसने अपनी नई एल्बम पे भी काम करना शुरू कर दिया था जिसका नाम था क्वेश्चन मार्क, और इस एल्बम में उसकी हेल्प कर रहा था उसी का एक प्रोड्यूसर जॉन। इसके अलावा इस वक्त पे एक्स ने अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया था जहाँ पे वो गेमिंग वीडियोस अपलोड करता था, और उसका हेल्पिंग हैंड चैलेंज भी इसी वक्त पे शुरू हुआ था जिसका ब्लॉग तुम्हें आज भी उसके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ उसकी कुछ टाइम पहले जो ट्रिपी रेड के साथ बीफ स्टार्ट हुई थी वो इस वक्त पे इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि एक्स ने मार्च 2018 में ट्रिपी रेड को पूरे फ्लोरिडा स्टेट से ही बैन कर दिया था, और साथ में ये भी बोला था कि ट्रिपी रेड अगर फ्लोरिडा में आए तो एक्स उसे मारेगा जरूर, जिसके रिस्पॉन्स में ट्रिपी रेड ने बोला कि उसे फ्लोरिडा से किसी ने बैन नहीं करा है। इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रही थी, पर इसके कुछ टाइम बाद ये बीफ खत्म हो गई जब एक्स ने ट्रिपी रेड से अपोलोजाइज कर लिया। लेकिन ये बीफ खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो गई क्योंकि इस बार ट्रिपी रेड ने एक्स के ऊपर एलिगेशन लगाए कि वो उसका और स्की मैक्स का स्टाइल कॉपी करता है, जिसकी वजह से इन दोनों की बीफ यहाँ से एक बार फिर शुरू हो गई। पर इसके बाद एक्स ने बीफ से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया और 16 मार्च 2018 को अपनी दूसरी डेब्यूट एल्बम क्वेश्चन मार्क रिलीज करी। इस एल्बम के अंदर 18 गाने थे इंक्लूडिंग नम, रेमेडी फॉर अ ब्रोकन हार्ट और फ्लोर 555, और पूरी एल्बम की लेंथ थी 37 मिनट। अब अगेन ये एक काफी वर्सेटाइल प्रोजेक्ट था जिसमें एक्स ने काफी सारे जॉनर्स कवर किए थे। जैसे कि एल्बम शुरू होती है स्ट्रॉन्ग मेलंकोली म्यूजिक से जहाँ पे शुरू के 4 गाने जैसे अलोन पार्ट 3, मूनलाइट, रेमेडी फॉर अ ब्रोकन हार्ट और सैड, इन चारों गानों की थीम है मेलंकोली म्यूजिक, और इनमें से सैड तो कुछ ज्यादा ही ब्लो अप हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि एक्स ने ये गाना सिर्फ 10 मिनट में लिख दिया था, और इस एल्बम ने रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर ही 1,31,000 कॉपीज सेल कर दी थी, जिसकी वजह से ये बिलबोर्ड चार्ट्स में नंबर 1 पे आई थी। और ना सिर्फ यूएसए बल्कि ये चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसी 8 डिफरेंट कंट्रीज में भी नंबर 1 पे रही थी। साथ ही साथ इस एल्बम की एक और जो मुझे सबसे खास बात लगी वो ये लगी कि इसमें एक्स ने किसी भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को नहीं लिया था, बल्कि मैटॉक्स, पीएनबी रॉक और जोई बैडेस जैसे अंडररेटेड आर्टिस्ट को लिया था, और इन लोगों ने मिलकर जिस भी जॉनर में गाने बनाए एक्स ने उसमें अपना बेस्ट दिया, फिर चाहे वो जोई बैडेस के साथ ओल्ड स्कूल रैप हो या फिर मैटॉक्स और पीएनबी रॉक के साथ न्यू स्कूल जॉनरा, एक्स ने सारे जॉनरास ट्राई करे। अब एक्स की एल्बम तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, लेकिन ये एल्बम रिलीज होने के 5 दिन बाद कोर्ट ने एक्स को हाउस अरेस्ट से भी फ्री कर दिया था, और हाउस अरेस्ट से फ्री होने के बाद एक्स ने सबसे पहले जेनेसिस के थ्रू जिनेवा से कॉन्टेक्ट किया और उससे मिलके माफी मांगी जो भी उसने उसके साथ पास्ट में किया था। और इसी वक्त पे एक्स को ये भी पता चला कि जल्दी वो डैड बनने वाला है, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे का नाम भी डिसाइड कर लिया था जो कि गेक्यूम होने वाला था। और एक दिन तो ऐसा भी आया जब एक्स अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था जहाँ पे एक्स के फ्रेंड ने बोला कि वो आगे चल के काफी अच्छा डैड बनेगा, लेकिन इसके रिप्लाई में एक्स ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जब उसके फ्रेंड ने इसकी वजह पूछी तो एक्स ने बोला वो 21 साल से ज्यादा जिएगा ही नहीं, और ऐसा वो शायद इसलिए कह रहा था क्योंकि इस वक्त तक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नजरों में काफी गिर चुकी थी। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक सेलिब्रिटी स्टेटस होने का, जहाँ पे अगर तुम किसी कॉफी शॉप में कॉफी भी पीने जाओगे तो उस बात को भी सालों साल याद रखा जाएगा। एंड अगर ये बात सच है कि एक्स ने जिनेवा को कभी टॉर्चर किया ही नहीं था तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि भले ही जब वो जेल में था तो बाहर उसके फैंस उसको सपोर्ट कर रहे थे, पर एट दी एंड किसी भी आर्टिस्ट के फैंस उसको कितना ही सपोर्ट कर लें, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हर सिचुएशन को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं।
और इस केस में वो लोग एक्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। और जब भी किसी इंसान के साथ ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, स्पेशली तब जब वो एक नेगेटिव ओवर थिंकर हो, तो उसके लिए ऐसी चीजें भूलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे फैंस इंटरनेट पे तो ये सारी बातें दबा देंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जिंदगी भर खुद पे सेल्फ डाउट रहेगा और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे एक मेंटल ट्रॉमा की तरह पड़ जाएंगी। और इस वक्त तक एक्स का नाम इंटरनेट पे इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मई 2018 के अराउंड स्पॉटिफाई, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उन लोगों ने तो एक्स के डोमेस्टिक वाले चार्जेस की वजह से स्पॉटिफाई से उसका म्यूजिक भी रिमूव कर दिया था। लेकिन जब एक्स के फैंस ने ये सारी चीजें देखी तो उन लोगों ने एक्स के लिए स्टैंड लिया। और ना सिर्फ उसके फैंस ने स्टैंड लिया, बल्कि केंड्रिक लमार ने भी स्टैंड लिया, जहाँ पे केंड्रिक लमार ने स्पॉटिफाई वालों से बोला कि अगर वो लोग एक्स का म्यूजिक वापस नहीं लाएंगे तो वो भी अपना म्यूजिक रिमूव करवा देगा। जिसकी वजह से 1 जून 2018 को स्पॉटिफाई वालों ने एक्स का म्यूजिक वापस पब्लिक कर दिया था। एंड कीप इन माइंड, एक्स के साथ ये सब तब हो रहा था जब उसकी एल्बम वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे चल रही थी। साथ ही साथ मई 2018 में एक्स ने रोलिंग लाउड में भी परफॉर्म करा था। और यहाँ पे ना सिर्फ एक्स बल्कि स्की भी आया था। और तुम लोगों ने इनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक्स स्की को आई लव यू बोल रहा है, वो यहीं की है। अब जैसे जून 2018 स्टार्ट हुआ तो एक्स ने प्लान बनाया लिल टे से मिलने का। अगर तुम पहले से लिल टे के बारे में नहीं जानते तो सीरियसली तुम काफी लक्की हो। दरअसल एक्स इस वक्त पे अपने हेल्पिंग हैंड चैलेंज पे काम कर रहा था और लिल टे एक्स की पहले से ही फैन थी, जिसकी वजह से एक्स ने इस इवेंट में लिल टे को भी इन्वॉल्व कर लिया था। पर ऐसा कहना सिर्फ लिल टे का है और लिल टे एक क्लाउड चेजर से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। पर जल्दी एक्स लिल टे से मिलने वाला था, ये बात पूरी तरह से सच है। जिसके बाद एक्स का फाइनली प्लान बना के वो 18 जून को लिल टे और उसकी मॉम को फ्लोरिडा बुलाएगा, जिसके लिए उन दोनों को लेने के लिए उसको 18 जून को फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे जाना था। पर इससे पहले कि 18 जून की तारीख आती, जो लिल टे के डैड थे क्रिस्टोफर, उन्होंने लिल टे को एक्स से मिलने के लिए मना कर दिया था, ये सोच के कि कहीं एक्स की नेगेटिव इन्फ्लुएंस टे के ऊपर ना आ जाए। जिसकी वजह से 18 जून को फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे जाने वाला प्लान एक्स का कैंसिल हो गया। जिसके बाद 18 जून के दिन एक्स ने अपनी मॉम से बोला कि उसे बाइक खरीदने के लिए जाना है। और ये बात उसकी मॉम के लिए थोड़ी अजीब थी, क्योंकि एक्स के पास पहले से ही 3 से ज्यादा बाइक्स थी। लेकिन फिर भी उसकी मॉम ने उससे बोला कि वो थोड़ी देर सिक्योरिटी के आने का वेट करे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। जिसकी वजह से एक्स बिना सिक्योरिटी के ही अपने अंकल के साथ बैंक से पैसे निकालने के लिए चला गया। और बैंक से पैसे निकालने के बाद वो अपने अंकल के साथ रीवा मोटर स्पोर्ट नाम की एक शॉप के लिए निकला, जो कि एक बाइक शॉप थी। वहीं दूसरी तरफ 4 लोग, जिनके नाम थे डेड्रिक विलियम्स, माइकल बोटराइट, ट्रेवोन न्यूसम और रॉबर्ट एलन, ये चारों मिलकर रीवा मोटर स्पोर्ट के पास रॉबरी करने का प्लान बना रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से एक पर्सन के पास मास्क नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग वहीं पे इंतजार कर रहे थे। और तभी इनकी नजर एक ब्लैक कलर की BMW कार के ऊपर गई, जिसके अंदर एक्स और उसके अंकल थे। और जैसे ही डेड्रिक विलियम्स ने एक्स की कार के अंदर एक्स को देखा तो उसने उसे उसी टाइम पहचान लिया, क्योंकि जब जनवरी 2018 में एक्स जिनीवा वाले केस में प्रोबेशन ऑफिस गया था तो वहाँ पे डेड्रिक भी था, जिसकी वजह से डेड्रिक ने उसे देखते ही पहचान लिया था। अब ऑफ कोर्स इन लोगों को पता था कि एक्स एक जाना माना रैपर है, जिसकी वजह से इन लोगों ने डिसाइड करा कि ये लोग एक्स को ही लूटेंगे। और इस वक्त पे कार चला रहे थे एक्स के अंकल, और ये चारों मिलके उनका पीछा कर रहे थे। जिसके बाद एक्स सीधा रीवा मोटर स्पोर्ट पहुंचा और वहां जाके बाइक्स देखने लगा। और थोड़ी देर बाद वहां पे रॉबर्ट एलन और डेड्रिक विलियम्स भी आ गए। और वहां पे काफी देर बाइक्स देखने के बाद एक्स फाइनली अपने अंकल के साथ वहां से निकल गया। अब जैसे ही एक्स और उसके अंकल रीवा मोटर स्पोर्ट से कार लेके बाहर निकले तो उनके सामने एक ब्लैक कलर की SUV कार आ गई और उस कार ने आके इनकी कार का रास्ता रोक लिया। अब इससे पहले कि एक्स उन्हें कुछ बोलता, उस ब्लैक कलर की कार में से 2 लोग बाहर निकले और सीधा एक्स के पास आए, जिनके नाम थे ट्रेवोन न्यूसम और माइकल बोटराइट, जिनमें से माइकल के पास गन भी थी। और इसके बाद वो लोग एक्स से उसका लुई विटॉन का बैग, जिसमें $50,000 थे, और उसकी चेन छीनने लगे। अब जाहिर सी बात है कि एक्स जैसे वायलेंट पर्सन को लूटना इतना आसान तो था नहीं, जिसकी वजह से उसने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। जिसे देख माइकल और ट्रेवोन ने एक्स के फेस पे 2-3 पंच मारे और ट्रेवोन उससे इस बीच में उसकी चेन मांग रहा था। अब जैसे ये फाइट ज्यादा बढ़ने लगी तो एक्स के अंकल कार से बाहर निकले और 911 को कॉल करने लगे, जिस बीच में उन्होंने कार का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर एक्स अभी भी उन लोगों से लड़ रहा था और कंफ्यूजन में उनके ऊपर चिल्ला भी रहा था। पर जब माइकल बोटराइट ने देखा कि एक्स उनसे झगड़ा कर रहा है और उनके ऊपर चिल्ला भी रहा है तो उसने 2 स्टेप पीछे लिए, जिसके बाद उसने सीधा एक्स की आंखों में देखा और 6 बार उसको शूट कर दिया। और ये दोनों एक्स का बैग और उसकी चैन लेके वहां से निकल गए। और जिस वक्त पे ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त टाइम हो रहा था 3:55। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे पैरामेडिक्स की टीम आई और वो लोग एक्स को ब्रावर्ड हेल्थ हॉस्पिटल लेके गए। और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद ब्रावर्ड काउंटी शेरिफ ऑफिस वालों ने ये बात ओपनली अनाउंस करी कि एक्स की डेथ हो गई है, जिस वजह से ऑफिशियल्स ने इंस्टेंटली ये बात पब्लिक में अनाउंस करवाई कि जो भी डेड्रिक या उन चारों में से किसी की भी इन्फॉर्मेशन देगा उसे $3000 मिलेंगे। पर इससे पहले कि उन चारों में से कोई अरेस्ट होता, पुलिस को 2 नए सस्पेक्ट मिल गए, क्योंकि 2 फ्लोरिडा रैपर्स जिनके नाम थे सोल्जर किड और सोल्जर जोजो, वो लोग खुद एक्स को मारने का हिंट दे रहे थे,
क्योंकि जिस दिन एक्स को शूट किया गया था उसी दिन इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें सोल्जर जो अपने हाथ से वही एक्स का साइन बना रहा था जो पहले जहाँ से बनाया करता था। और ना सिर्फ इतना बल्कि इन लोगों ने जो फोटो डाली थी उसमें इन लोगों ने रेड कलर का मास्क पहना हुआ था। और पुलिस ने भी पब्लिकली अरेस्ट वारंट ये बोल के निकलवाया था कि एक्स के किलर्स ने रेड कलर का मास्क पहना हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि सोल्जर किड ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी जिसमें वो गन दिखा रहा था। साथ ही साथ उसने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भी टैग कर रखी थी जिसका नाम था हुक फिश एंड चिकन रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट रीवा मोटर स्पोर्ट से बस 10 मिनट की दूरी पे था। लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि ये बस एक कोइंसिडेंस था और इन लोगों ने एक्स के साथ कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस को इन लोगों को छोड़ना पड़ा। और इन लोगों को छोड़ने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इस वक्त तक डेड्रिक विलियम्स और माइकल बोटराइट अरेस्ट हो गए थे और कुछ ही टाइम बाद बाकी के 2 लोग भी अरेस्ट हो गए थे। इसके बाद ये कोर्ट केस शुरू हुआ और काफी लंबे टाइम तक चला और फाइनली 6 अप्रैल 2023 को इस कोर्ट केस का कंक्लूजन निकला, जहां पे माइकल बोटराइट के ऊपर 2 कॉन्सेक्यूटिव सेंटेंसेस लाइफ इन प्रिजन के चार्जेस लगे। अब लाइफ इन प्रिजन का मतलब होता है उम्र भर की सजा और 2 कॉन्सेक्यूटिव सेंटेंसेस लाइफ इन प्रिजन का मतलब है यानी कि 2 बार उम्र भर की सजा। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि माइकल बोटराइट अगर जेल में मर भी गया और उसकी नई जिंदगी शुरू हुई तब भी उसे पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के ऊपर एक ही चार्जेस 2 बार लगना। वहीं ट्रेवोन न्यूसम और डेड्रिक विलियम्स के ऊपर लाइफ इन प्रिजन के चार्जेस लगे, मतलब इन दोनों को उम्र भर की सजा हुई थी। लेकिन इनके लाइफ इन प्रिजन वाले चार्जेस में एक कंडीशन भी थी और वो ये थी कि इनको पैरोल नहीं मिलेगा। अगर पैरोल को बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो पैरोल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को 1 साल की सजा मिली है और कोर्ट ने उसे ये बोला है कि वो पैरोल पे बाहर जा सकता है। तो अगर इन 365 दिनों में कोई ऐसा दिन आता है जहाँ पे उस इंसान को जेल से बाहर जाना होगा तो उसको छुट्टी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए वो 3 दिन के लिए जेल से बाहर गया है तो पहले जो उसकी सजा 365 दिन की थी अब वही 368 दिन की हो जाएगी। बस इसे ही कहते हैं पैरोल। और अब बस बचा था रॉबर्ट एलन जिसे कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी और इसी के साथ उसे अगले 20 साल कॉन्जिक्यूटिव प्रोबेशन में बिताने के लिए बोला था। कॉन्जिक्यूटिव प्रोबेशन के टाइम पे इंसान को जेल के अंदर नहीं रखा जाता बल्कि प्रोबेशन ऑफिस के अंदर रखा जाता है जहाँ पे उसे बार बार प्रोबेशन ऑफिस जाना पड़ता है, जैसे एक्स जनवरी 2018 में जिनेवा वाले केस में गया था। अब ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने एक्स का मर्डर किया था, लेकिन एक्स की डेथ के अगले ही दिन सोशल मीडिया पे तो मानो तूफान आ गया था क्योंकि सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट रैपर्स और सिंगर्स एक्स को ट्रिब्यूट कर रहे थे और एक्स की डेथ के अगले ही दिन उसके म्यूजिक की सेल्स 16 गुना बढ़ गई थी। और इसी के साथ जो एक्स का सॉन्ग था सैड उसे एक ही दिन के अंदर 10.4 मिलियन लोगों ने स्ट्रीम किया था, जिसकी वजह से उसने टेलर स्विफ्ट के व्हाट यू मेड मी डू का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। जिसके बाद 27 जून 2018 यानी कि एक्स की डेथ के 9 दिन बाद उसकी ओपन कैस्केट सर्विस हुई जहां पे जनरली डेड बॉडी को रखा जाता है ताकि लोग देख सकें। वैसे तो एक्स ने खुद ही कहा था कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव नहीं करता और उसके अकॉर्डिंग एक ही गॉड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चाहता था कि उसका फ्यूनरल बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से हो। और 28 जून 2018 को यानी कि एक्स के डेथ के पूरे 10 दिन बाद उसका प्राइवेट फ्यूनरल हुआ था जहाँ पे लिलियाटी, लिल उज़ी वर्ट और स्की जैसे काफी सारे आर्टिस्ट आए थे। और एक्स के फ्यूनरल वाले दिन ही सैड गाने की म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुई थी और इस गाने के लिरिक्स से तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक्स कितना ओवर इनसिक्योर था, जहाँ पे वो बार बार जिनीवा से कह रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। और ये बात सिर्फ जिनीवा के लिए नहीं थी बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जिसके ऊपर एक्स इमोशनली डिपेंडेंट था। जैसे जब उसका स्की से झगड़ा हुआ था तो वो इतना परेशान हो गया था कि वो म्यूजिक से रिटायरमेंट ले रहा था और जब उसका सिंथिया के साथ ब्रेकअप हुआ था तो उसने ऑलमोस्ट खुदकुशी कर ली थी, पर उसे जैसे तैसे बचा लिया था और इसी वजह से उसको फाइन भी देना पड़ा था। और लास्ट में जिनीवा वाले केस में क्या हुआ वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक्स अपनी 20 साल की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की तलाश में था जिसके ऊपर वो इमोशनली डिपेंड हो सके। और ऐसी बात भी नहीं है कि एक्स को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, बल्कि उसकी लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग आए जिनके ऊपर वो इमोशनली डिपेंड हो गया। लेकिन जितने भी डिप्रेस्ड या सुसाइडल लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में इंसान का रियल लाइफ पर्सोना काफी नेगेटिव हो जाता है। और जिस भी इंसान को डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग तो डेफिनेटली करता है और हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचता रहता है और समहाउ वो इंसान रियलिटी से डिटैच्ड होने लगता है। और यही वो रीजन था जिस वजह से एक्स अपनी मॉम और स्की से ये कह रहा था कि उसे दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और 23 फरवरी 2014 को उसने ट्वीट भी करा था कि उसके दिमाग में वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, जो कि सिंपली ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था। एंड वैसे तो सब कहते हैं कि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो तुम मुझसे बात कर लो, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस भी इंसान का नेगेटिव ऑरा होता है उसके अराउंड कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक वक्त के बाद लोग ऐसी बातों से इरिटेट होने लगते हैं कि तुम डिप्रेस्ड हो या सुसाइडल हो। और इसी वजह से एक्स की पूरी जिंदगी बस मेंटल हेल्थ बैटल में निकल गई और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो चेंज होने की कोशिश कर रहा था। और इस चीज का रेफरेंस तुम्हें उसके गानों में भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर तुम सैड गाने की म्यूजिक वीडियो को देखोगे तो उसमें एक चाइल्ड आता है जो कि झांसे का अपकमिंग चाइल्ड है गेक्यूम।
और वो आने के बाद एक्स से उसका नाम, एज और ब्लड ग्रुप वगैरह पूछता है। जिसके बाद गाने के अंदर ही हम एक्स का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पे एक्स की सोल फ्यूनरल होम में एंटर करती है। अब क्योंकि ये सोल होती है, इसकी वजह से ये किसी को दिखाई भी नहीं देती और इस वक्त पे फ्यूनरल होम के अंदर खुद एक्स का ओपन कैस्केट फ्यूनरल चल रहा होता है। और अगर तुम गौर करो तो एक्स की सोल ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने लुक एट मी में उस बच्चे को पहनाए थे जिसे उसने फांसी पे चढ़ाया था, जो कि ये दिखाता है कि एक्स अंदर से एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके बाद भी उसे लोगों ने बुरा बना दिया। और साथ ही साथ उसके ऊपर लेबल भी लगा होता है जिसपे लिखा होता है बैड। मतलब अब तक दुनिया की नजरों में एक्स ईवल बन चुका था, पर डीप डाउन सिर्फ एक्स को पता था कि वो कैसा इंसान है। जिसके बाद एक्स की डेड बॉडी को दिखाते हैं, जिसमें उसका वही लुक होता है जो उसका 2017 में था, जहाँ पे उसके आधे बाल ब्लॉन्ड होते हैं और आधे ब्लैक। तभी म्यूजिक वीडियो के अंदर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बैफोमेट को देखते हैं जो कि एक्स की सोल के पास आता है। और ये वही बैफोमेट है जिससे उसने मियामी में बात करी थी, जिसने एक्स से बोला था कि अगर वो उसका फ्रूट खा ले तो वो उसे बचाएगा। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं, जहाँ पे वो बैफोमेट एक्स के आगे अपनी डिमांड रखता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो देखो, ये जो अंधेरे कमरे वाला सीन है ये कुछ और नहीं है बल्कि खुद एक्स का ब्रेन है। वही ब्रेन जिसके अंदर एक्स उस बैफोमेट से बात किया करता था। और इस सीन को क्रिएट करके ये दिखाया जा रहा है कि उस बैफोमेट ने एक्स से क्या मांगा था। और ये जो फ्यूनरल वाला सीन चल रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक्स को क्या मिला, मतलब मल्टी डायमेंशनल स्टोरी। जिसके बाद वो बैफोमेट एक्स से कहता है कि तुम्हें मेरे नाम से पॉजिटिविटी और लव स्प्रेड करना है, ताकि लोग खुद को बर्बाद करने की बजाय सेटन से प्यार और कॉम्प्रोमाइज करना सीख सकें। साथ ही साथ वो बैफोमेट एक्स से कहता है कि जितना टाइम तुमने अपनी एनर्जी मुझे देने में लगाया है, उसी दौरान तुम्हारी एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई है, जिसका मतलब होता है एनर्जी का बदल जाना। इसके बाद दोबारा फ्यूनरल होम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक्स की स्पिरिट अपने ओल्ड डॉपलगैंगर से फाइट करती है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि एक्स की डेड बॉडी एक्स की स्पिरिट को हाथ भी नहीं लगा पाती और एक्स की स्पिरिट अपनी डेड बॉडी को मारते मारते फ्यूनरल होम से बाहर धकेल देती है, जहाँ दूसरे लोग एक्स को खुद से लड़ता हुआ देख तालियां बजा रहे होते हैं। और देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी है कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसके काफी कम चांसेस हैं, लेकिन उसका फायदा उठाएंगे इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। और यही चीज इस सीन में भी दिखाई जा रही है कि एक्स अपने डीमन से बैटल कर रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद फिर से वही बैफोमेट वाला सीन आता है, जहाँ पे वो बैफोमेट एक्स से पूछता है कि वो लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? साथ ही साथ वो एक्स से कहता है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो और यहाँ पे तुम मुझे काफी ज्यादा केयरलेस भी लग रहे हो, लेकिन इसके बाद भी तुम ऐसा नाटक नहीं कर सकते कि तुमने ये जिंदगी बिना किसी स्ट्रगल के जी है। जिसके बाद वो बैफोमेट सीधा एक्स से क्वेश्चन करता है कि वो क्या चीज है जिसने तुम्हें एक जगह पे रोक रखा है, क्या वो तुम्हारा पास्ट है? यहाँ बेसिकली वो एक्स को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा ब्रेन कितना पावरफुल है, जिसकी हेल्प से तुम लाइट जितने पावरफुल हो सकते हो। और ये सुनने के बाद एक्स की स्पिरिट के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वो अपनी डेड बॉडी को इधर से उधर फेंकने लगता है और एक वक्त के बाद वो उसे जान से मार देता है। मतलब एक्स के डीमंस ने उससे खुदकुशी करवा दी। और गाने के आखिर में हमें एक्स की तरफ से एक नोट दिखता है जिसपे लिखा होता है कि लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, और वही मैंने भी किया। और जब तक इसके आउटकम से मैं और मेरी फैमिली ठीक है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो बैफोमेट एक्स को कांग्रेचुलेट करता है उसके बैटल के लिए जो उसने पूरी जिंदगी लड़ा। और इसके बाद वो एक्स से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या वो इस सब से सेटिस्फाई है, जिसपे एक्स गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है और ये म्यूजिक वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग इंटरनेट पे ये भी कहते हैं कि एक्स के मर्डर के पीछे ड्रेक का हाथ था, क्योंकि एक्स की डेथ से कुछ टाइम पहले ड्रेक ने अपना सॉन्ग आई एम अपसेट रिलीज करा था, जिसके अंदर उसने एसएमएस और नेक के नीचे शूटिंग करने की बात करी थी और एक्स की डेथ वाले दिन उसको नेक के नीचे ही शूट किया गया था। और इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थियरीज की वजह से लोगों का ये मानना है कि ड्रेक ने एक्स का मर्डर करवाया था, जिसकी वजह से ड्रेक को कोर्ट में भी जाना पड़ा था, लेकिन ये बात कभी प्रूव नहीं हुई कि ड्रेक का उसमें हाथ था या नहीं। लेकिन एक्स की डेथ की वजह से उसके फैंस के ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ था कि वो लोग उसकी डेथ के बाद सोशल मीडिया पे एक हैशटैग रन कर रहे थे, जो कि था #cut4x, जहाँ पे वो लोग लिटरली उसके लिए सेल्फ हार्म कर रहे थे। और तो और इसी के साथ एक्स की डेथ के पूरे 3 महीने बाद उसके सारे चार्जेस भी ड्रॉप हो गए थे। लेकिन चीजें तब बिगड़ी जब इसके ठीक बाद एक्स की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लीक हो गई, जिस कॉन्वर्सेशन में एक्स अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि उसने जिनेवा को क्यों मारा था। साथ ही साथ वो ये भी एडमिट करता है कि उसने 9 लोगों को स्टैब किया था। मुझे तो वो कॉन्वर्सेशन सुन के बस इतना लगा कि एक्स की इनर सोल हर्ट हो गई थी, वो भी इस बात से कि जिनेवा के साथ सोया कौन था। और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि एक मेंटली अनस्टेबल इंसान के लिए कुछ भी ट्रॉमेटिक भूल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड एक्स की डेथ के बाद भी उसके काफी सारे प्रोजेक्ट रिलीज हुए थे, लेकिन वो सारे काफी कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि उसके सभी फैंस का ये मानना है कि उसकी मैनेजमेंट टीम अपने प्रॉफिट के लिए उसके म्यूजिक को यूज कर रही है, साथ ही साथ उसकी लेगेसी भी बर्बाद कर रही है। लेकिन इनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आया था और उसका नाम है स्किन्स। स्किन्स रिलीज हुई थी 7 दिसंबर 2018 को और इसमें टोटल 10 गाने हैं, इंक्लूडिंग बैड, व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ और ट्रेन फूड। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने सारे दर्दों के साथ घर वापस आया था
मैंने खुद से बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे याद है कि वहाँ थोड़ी सी दूरी पे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं था जिसने सर्दियों के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मौसम था गर्मियों का और मानो मैं खो सा गया था। और वहाँ पे वो था और जैसे ही वो मेरे पास आया तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। जिसके बाद हमने बात करी मेरे सेल फार्म के बारे में। जिसके बाद उसने मुझे बोला कि देखो बच्चे, खुद के बनाए रास्ते पे मत चलो। और तो और वो मेरे बैकपैक को देख के मेरे ऊपर हंसने भी लगा। और फिर उसने मुझसे सवाल किया कि मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, और मैंने कहा शायद 30 मिनट। और तो और मुझे उसकी इमेज में एक झूठापन नजर आया, मुझे भाग जाना चाहिए। क्या तुम कभी ट्रेन के अंदर बिना कपड़ों के सो के उठे हो, जहाँ पे मौत तुम्हारे सामने हो और तुम भगवान से दुआ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से तुम चिल्लाते हो ताकि तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई आ सके, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं आता, जिसकी वजह से तुम बार बार चिल्लाते हो। अब तुम जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे एक ट्रेन ट्रैक भी मौजूद है, जहाँ से ट्रेन तुम्हारे पास आ रही है और दूसरी तरफ शैतान तुम्हारे ऊपर खड़ा होकर हंस रहा है। और तब तुम्हें हैरानी होती है कि ये कुछ नया नहीं है, बल्कि उस शैतान ने तुम्हें डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से तुम बस आंसू बहा रहे हो और टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। और अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। और अब तुम इस ट्रेन ट्रैक पे मरने वाले हो, क्योंकि मौत तुम्हारे आगे खड़ी है और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब जरा अपनी पुरानी यादों को याद करो, वो डायमंड चेन का सपना और एक मेबैक का सपना। लेकिन अब तो तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। और अब जरा खुद से सवाल करो कि तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो। उन सारी मेमोरीज के बारे में सोचो जिनके बारे में तुम्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या फायदा, मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, टाइम खत्म।